गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी अपनी और हमने लगभग 75 क्वेश्चन कवर किए थे। अभी देखो थोड़ा बोर्ड की फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं, तो हम थोड़ा नोटबुक से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम 75 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। आज हम थोड़ा संख्याओं की बात करेंगे, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर के 2, 3, 4 ऐसे करके कंटिन्यूस जो अनंत तक जाती है, ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको पता है। अगला हम चलते हैं पूर्ण संख्या के ऊपर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में सेम यही चीज़ें रहेंगी, बस उसमें जीरो और शामिल कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। उसके बाद हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसमें हम सारे जितने भी माइनस की संख्याएं हैं, प्लस की संख्याएं हैं, जीरो है, सभी को शामिल करते हैं। ये माइनस से लेके प्लस तक आगे तक जाएंगी और हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इंटीगर्स होते हैं ये, इंटीगर्स। ये थोड़ा इसलिए ध्यान देना क्योंकि अभी जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम बात करें वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं? इसमें क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है उनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। किनको बोलते हैं? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इनका जो सम्मिलित रूप है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 5 2/7 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, अंडर रूट में भी आ सकता है। ठीक है, ETC आदि। ये R से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, R रियल नंबर। इसमें सभी संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रियल नंबर। अब हम बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये क्या होता है? तो हम पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है, ये संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q शून्य नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ये संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे आपके। पूर्णांक पहले बता दिया आपको, तो P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। लेकिन Q आपका नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। Q शून्य नहीं होता है। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
ये जस्ट इसके अपोजिट होंगी, मतलब जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। ये संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। ये संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। तो मतलब ये हमेशा लगभग रूट में रहेंगी, जैसे √2, √3, -√3, ठीक है। तो ये किस में रहेंगी, अंडर रूट के अंदर रहेंगी। ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन है 76 और 77। तो पहला क्वेश्चन 76 देखेंगे, तो सभी को सिर्फ 76 पे फोकस करना है, ठीक है। ये आपका NTPC CBT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी बताया परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या रूट में मिलेगी। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये P/Q के रूप में है, दिखाई दे रही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या। √9 को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये भी P/Q के रूप में है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, P/Q का रूप हो गया। 2/3 भी P/Q के रूप में है। ये 3 दूनी 6, 6 रूट में है, इसको सोल्व करेंगे तो रूट हटेगा नहीं, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब की बार बताना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। ये ग्रुप D 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना है, पाई जो होता है आपका, ये हमेशा याद रखना, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखो, अब हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा, तीनों को, इनका मान आएगा तब पता लगेगा। तो सोल्व करने के लिए देखो, आप वैसे सबको इनका वर्गमूल निकालोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ सीधी ध्यान रखना कि जिन भी संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8, जिन भी संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। जिन भी संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 और 8 होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो 2 इसके अंत में है, 8 इसके अंत में है, तो ये दोनों तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, मतलब अंडर रूट रहेगा इनके साथ में। अंडर रूट रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो मतलब ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, बची कौन सी, ये अपरिमेय नहीं है। तो यही अपना आंसर है। इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है किसी न किसी संख्या का, निकालोगे तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सीधा अपना तरीका हो गया। तो चलो अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ये आपका ग्रुप D 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पहले तो ये बताओ कौन सी होती है, जो P/Q के रूप में लिखी होती है। तो ये देखो, √2 है, इसके 3 लगा हुआ है पावर, मतलब घनमूल निकालना है 2 का, तो इसका पूरा घनमूल निकलेगा नहीं, तो ये अंडर में रहेगी। तो ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। हमें बताना कौन सा है, परिमेय संख्या। ये देखो, 8 का अगर आप √3 करोगे तो कितना आएगा, 2 -2, तो क्या आएगा, 0। तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 4 के ऊपर भी √3 लगा है, ये भी नहीं हटेगा, तो ये भी रूट में रहेगी। 12 के ऊपर भी √3 लगा है, इसका रूट भी नहीं हटेगा, तो ये तीनों तो रूट में रहेंगी। और जो अंडर रूट के अंदर रहती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। हमें निकालनी है परिमेय संख्या, तो ये आपकी बच गई क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। इनमें बतानी है परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। 12.96 ये देखो किस चीज़ का वर्गमूल है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 का वर्गमूल होता है, 36 का वर्ग करते हैं तो 1296 आता है। तो 3.6 का इसका वर्गमूल कितना हो गया, 3.6। तो ये तो आपकी एक परिमेय संख्या है।
900 की बात करें तो हमें पता है कि ये 30 का वर्गमूल है, सॉरी 30 का वर्ग है। 125 इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 9 + 16 कितना हो गया √25, तो क्या आ गया 5। तो ये तीनों संख्या तो बाहर निकल गई, लेकिन 125 को आप सोल्व करोगे तो ये अंडर रहेगा इसके अंदर, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। यही आपका आंसर, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। अब देखो 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या बतानी है आपको। तो 2/4 का मतलब क्या होता है, काटेंगे क्या आएगा 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 और 0.6 इनके बीच में आने वाली संख्या चाहिए अपने को, यही पूछ रहा है। अगर हम 11/4 की बात करें तो 11 में 4 का भाग तो 2 से भी ऊपर जाएगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए 0.5 से 0.6 के बीच में। 3/4 की बात करें तो 3/4 कितना होता है, अगर आप भाग दोगे तो 0.4 × 28 0.7 आएगा, तो ये तो ज़्यादा हो गया 0.6 से, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 21/40 की बात करें, अब 21/40 की बात करें तो ध्यान अभी दिमाग लगाओ, अगर 21 की जगह 20 होता तो 20/40 होता, तो क्या होता 1/2 मतलब 0.5 होता। लेकिन 21 है तो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 0.6 से छोटा थोड़ा नीचे है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि a और b विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। a और b दोनों क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो a और b दोनों विषम है तो मान लेते हैं a 3 है और b 5 है, मान सकते हैं दोनों विषम है। अब आंसर पे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। अगर आप 5 और 3 पहले में a + b है, तो 3 और 5 को जोड़ोगे तो क्या हो गया 8, तो सम आ रहा है, तो यही आपका आंसर है, सम ही चाहिए हमें। फिर भी आगे और चेक कर लेते हैं। a मानना है हमने 3, b मानना है कितना 5 + 1 कितना हो गया 9। 9 क्या है, विषम है, चाहिए क्या सम चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। a और b 5 और 3 को गुणा करोगे, 3 × 5 कितना आएगा 15, ये भी विषम है। 5 × 3 15 + 2 17, ये भी विषम है, तो आंसर हो गया आपका ये। इसके लिए एक जो फॉर्मूला बेसिक है वो ध्यान रखना, कभी भी आप सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हो तो हमेशा सम संख्या आएगी, क्या आएगी, सम आएगी। विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हो तो हमेशा सम संख्या ही आएगी, मतलब समान को जोड़ोगे हमेशा सम आएगी। लेकिन सम में विषम जोड़ोगे, विपरीत संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा विषम आएगी। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इवन को इवन में जोड़ोगे, इवन + इवन, तो हमेशा क्या आएगी, इवन ही आएगी। ठीक है, ओड में ओड जोड़ोगे तो भी हमेशा इवन आएगी, लेकिन इवन + ओड करोगे तो हमेशा ओड आएगी। ये चीज़ आप बेसिकली ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। a और b हमने 3 और 5 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। 2 विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं मान ली दोनों, फिर हमने रख के देखा हमें सम चाहिए तो सम वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन 82। संख्या 4, 121, 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4, 121, 16 और 256। अब हमें क्या करना है, इनमें से कथन सही बताने हैं। ये सभी विषम संख्याएं हैं, पहला कथन बोल रहा है ये सभी विषम संख्याएं हैं। 4 विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो ये कथन तो हो गया आपका गलत। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य थोड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। ये सभी वर्ग संख्याएं हैं, 4 वर्ग है, पता है हमें 2 का वर्ग क्या है 4, 121 11 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 256 16 का वर्ग है, 16 का है 14 का वर्ग है, ये चेक कर लेना आप, याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सभी क्या है वर्ग हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 8 भाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर है। तो देखो प्रथम 8 भाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। पहली भाज्य संख्या है 2, 3, फिर उसके बाद 5, 7, 8, 9, 10 भी नहीं है, 11, फिर 13, उसके बाद 17 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भाज्य संख्या लेनी है और उनका योग करना है। जोड़ दो इनको, 17 और 13 कितना होता है 30, 30 और 10 40, 41, 41 और 7 48, 48 और 5 कितने हो गए 53, 53 और 5 कितने हो गए 57। दोबारा जोड़ो, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 17 और 17 34, 34 और कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, दोबारा चेक कर लो। हमें क्या लेनी है, ओ सॉरी, प्रथम 8 विभाज्य संख्याओं का योग 8 लेनी है हमें। तो 17 के बाद में अगली कौन सी आएगी 19 आएगी। अब जोड़ो इनको, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 और 5 कितना होता है 32, 32 और 5 37 के साथ 3 हासिल के बच गए, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 और 1 7, 77 आ गए। ये योग हो गया। इन योग में 7 से विभाजित करने पर 7 का भाग देंगे तो 11 आएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही पूछ रहा था ना कि भाई 8 भाज्य संख्याएं लेनी है, उनका योग 7 से विभाजित करेंगे और वो किसके बराबर आ रहा है, वही आपका आंसर है। तो क्लियर है यहाँ तक, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। चलो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखो, 12 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है 7 का, 19 और 26 के बीच में भी 7 का है, यहाँ भी 7 का, मतलब समान डिफरेंस है, मतलब समांतर श्रेणी है। और इसमें आपको 10वीं संख्या ज्ञात करनी है। हमने बचपन में क्लासों से पढ़ रखा है कि एन पद निकालने का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 कोष्टक d, यही होता है। d क्या होता है डिफरेंस, सार्वंतर, वो कितना है 7 है। a कितना है प्रथम पद, वो 12 है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, t10 निकालना है आपको। a कितना है 12 + n, n मतलब 10वां, तो 10 में से 1 निकालेंगे 9 गुणा d कितना है 7, 9 7 63, 12 + 63 कितना हो गया 75। यही आपका आंसर। ग्रुप डी 2018 में आया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सीधा आपको जो nवां पद निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, tn बराबर a + n - 1 कोष्टक d। d आपको पता है सार्वंतर होता है, a प्रथम पद है। ठीक है, तो आप आराम से t10 निकाल लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपको सीरीज दे रखी है, का मान ज्ञात कीजिए। देखो 6 और 11 के बीच में कितने का अंतर है 5 का, 11 और 5 16, फिर 5 का अंतर है, मतलब सीधी सी बात है कि समांतर श्रेणी है। लेकिन योग ज्ञात करना है इसका, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो अब देखो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला तो यही होता है जो हमने पढ़ रखा है। अब देखो, लेकिन देखो n का मतलब होता है nवां पद। अब टोटल पद कितने हैं यहाँ पे n पद, तो n पद मतलब टोटल पद। अब टोटल पद हमें पता नहीं है, तो पहले हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पद ज्ञात करने वाला। तो n का फॉर्मूला होता है l - a/d + 1। अब देखो l - a/d + 1 का मतलब क्या हुआ, l होता है वो अंतिम पद होता है, l क्या होता है अंतिम पद, a जो होता है आपका वो होता है प्रथम पद, और d जो होता है वो सार्वंतर या डिफरेंस जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, अब देखो n निकालने के लिए l - a/d + 1, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, l कितना है यहाँ पे 71 है, अंतिम पद यही है ना 71, माइनस a कितना है पहला पद 6 है, d अंतर समय देखो 5 5 का अंतर आ रहा है 5 + 1, यही है
71 में से 6 निकालोगे आप तो कितना आएगा 65। 65 में 5 का भाग दे दो +1। 65 में आप 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 13 + 1 मतलब 14। तो टोटल पद कितने हैं 14। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दो n की जगह 14 रख दो बटे 2। a हमें पता है 6 है पहला पद, प्लस l अंतिम पद है 71। अब इनको कैलकुलेशन कर लो आप। 71 और 6 कितने होते हैं 71 और 6 आपके होते हैं 77। तो 14 × 77 बटे 2। 2 को काटोगे 14 से कितना आएगा 7। 7 को गुणा करोगे 7 से 7 7 49। अब 2 जगह है 49, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो फिर आगे और गुणा कर लो। 49 करोगे कितना आ गया 9, 4 बच गए, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ोगे तो 53। ये आ गया आपका आंसर। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, आसान है। आगे वाले क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। सेम आगे वाला क्वेश्चन भी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आपको सेम सीरीज दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 3 5 + 7 ऐसे करके 21 तक जा रही है ये आपकी सीरीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है। एक तरीका तो जो अभी आपको पता है वो लगा सकते हो आप। पहले आप n निकाल सकते हो, n निकालोगे तो क्या आएगा l - a बटे d + 1। l कितना है इसमें 21 - a कितना है 1 है, d कितना अंतर कितने का 2 2 का अंतर है +1। 21 में से 1 घटाओगे 20 में 2 का भाग दोगे 10 + 1 11। ये तो आ गई पदों की संख्या। तो अब आराम से आप योग निकाल लोगे। s 11 बराबर कैसे निकालोगे 11 बटे 2 a + l। a कितना है 1 है, l कितना है 21 है, तो कितना हो गया 11 बटे 2 × 22। काटोगे 11 और 11 से गुणा करोगे 121, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब एक इससे भी शॉर्ट तरीका है, वो देखो क्या है। शॉर्ट तरीका जब ऐसी विषम सीरीज दी हुई हो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे कंटिन्यूस है ये। ऐसे ही अगर सम दी हुई हो या विषम दी हुई हो तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे करके n तक कोई सीरीज आ रही हो विषम सीरीज, तो उनका योगफल सीधा होता है n²। क्या होता है n²। तो देखो अब हमने ये निकाल लिया था कितने पद हैं टोटल 11। तो 11 पद थे तो n² करेंगे 11 का सीधा तो 121 आ जाएगा अपने आप। ऐसे अगर सम सीरीज दी हुई है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके ये कंटिन्यूस जा रही हो n तक, तो इसको क्या करना है आपको n + 1। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट ठीक है। विषम संख्याओं का फॉर्मूला n², सम संख्याओं का जो फॉर्मूला है योग का वो है n + 1। चलो ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो वर्गों के योग का जो फॉर्मूला होता है, देखो वर्ग होते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्ग की बात करें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे करके अप टू कहाँ तक जाएगा ये n²। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है, पहले तो देखो वो पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। इनका सीधा सा फॉर्मूला होता है n कोष्ठक n + 1 2n + 1 बटे अपॉन 6। ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। लेकिन हमें 11 का चाहिए, 11 प्राकृत संख्याओं का चाहिए, तो n की जगह रख देंगे 11। 11 गुणा 11 और 1 12 गुणा 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 6। 6 का भाग दोगे 12 में 2 बार जाएगा। 11 को 2 से गुणा करोगे 11 दूनी 22, फिर 22 को गुणा करोगे 23 से, तो देखो यूनिट डिजिट गुणा कर दो 3 दूनी 6, तो 6 जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर है। ये आ गया आपका 6, तो ये उत्तर। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती आपको, यूनिट डिजिट से देख लिया करो कि हाँ इतना हो गया, टाइम सेव हो जाएगा। ये भी आपका CRA 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जस्ट 87 जो क्वेश्चन अभी गया उसमें वर्गों का योग देखा था हमने प्राकृत संख्याओं के। अब प्राकृत संख्याओं के अगर घनों के योग की बात आए, 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे करके n तक क्यूब की बात आए, इनके योग प्राकृत संख्याओं के घनों का योग की बात आए, तो फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो आप। n + 1
बटे 2 और इस सब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए 5 से लेकर के 14 तक के प्राकृत संख्याओं का। तो 5 से 14 तक की बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 14 तक निकाल लेंगे, फिर उसमें से 5 से पहली वाली को माइनस कर देंगे तो 5 से 14 वाला आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर के 14 तक की प्राकृत संख्याओं के गणों का योग निकाल लेंगे। तो 14 तक का निकालने का फॉर्मूला लगाओ, 14 और 1 15 बटे 2 और इन सब का होल स्क्वायर माइनस। लेकिन हमें क्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने निकाला 1 से 14 तक, चाहिए कितना, 5 से 14 तक, तो 5 से पहले वाला घटाना पड़ेगा, 4 तक का घटाना पड़ेगा। तो 4 वाला सूत्र लगा दो, 4 और 1 5 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब देखो, अब आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे तो देखो कैलकुलेशन करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे कर सकते हो, तो सीधा का देखो तरीका ये है, यहाँ इसको 2 को 2 से काटोगे, 7 से कट गया, ये भी इधर कट गया। तो इधर तो देखो 15 7 कितना आ रहा है, 105 का होल स्क्वायर। इधर कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 का होल स्क्वायर। यही है, यही तो आ रहा है। तो देखो इधर तो आपको पता है कि जो 5 है इसका वर्ग करेंगे तो 25 इधर आना ही आना है, और इधर 10 का करोगे तो आप 100 आएगा। तो इधर वाले 25 में से 2 बिंदु निकलेंगे तो कितना बचेगा, 25, और लास्ट में 25 किसके आ रहा है, बी ऑप्शन के आ रहा है। तो ये आ गया आपका शॉर्ट सीधा तरीका, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर वही, अगर आपको डाउट लग रहा है तो 105 का आप वर्ग निकालोगे, फिर उसमें से 100 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन है, 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अब की बार 3 से 18 तक का वर्ग करना है। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला भी बताया था आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, यही था, यही तो बताया था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये था आपका। अब देखो n, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 से 18 तक का ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से हम 3 से नीचे वाला माइनस कर देंगे। अभी यही तो काम किया था। 18 तक की बात करें तो आएगा 18 और 1 19, 18 दूनी 36 और 1 37 बटे 6। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है 3 से नीचे वालों का माइनस करना है 2 तक का। तो 2 तक का अगर माइनस करोगे, अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 ही तो माइनस करने हैं, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5 घटाना है इसमें से, एक घटाना है 5, तो घटा दो। तो देखो आप 5 घटाओगे तो देखो 6 को काट देंगे, 36 18। अब देखो यूनिट डिजिट से सीधा हो जाएगा, 9 3 27, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। 7 को 7 से गुणा करोगे 49, तो इकाई अंक इधर आ गया 9, इधर 5 माइनस करेंगे, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा। तो जिसके इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 आ रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, ये देखो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सीधा निकालने के लिए पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, सीधा यूनिट डिजिट से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये आपका 90 क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन हल करना है। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। किसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखो इसके बीच में डिफरेंस देखोगे आप, तो डिफरेंस तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। अब आप कहोगे सर ये गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या करते थे, D निकालते थे A2 अपॉन A1, मतलब 1/2 में आप 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1/2, फिर D अगले वाले निकालोगे तो A3 अपॉन A2, मतलब 1/4 में आप 1/2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1/4 गुना 1/2/1, मतलब 1/2। सब में अंतर बराबर आ रहा है, लेकिन ये गुणोत्तर श्रेणी में D निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ये है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, मतलब अनुपात समान आता है इसके अंदर। अगर हम बात करें, देखो इसके और इसके अनुपात की बात करें तो सेम आएगा, इसके और इसके अनुपात की बात करें तो सेम आएगा, इसके और इसके अनुपात की बात करें तो सेम आएगा। तो इनमें गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जो
ये अनुपात होता है वो समान होता है, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए देखो 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा। गुणोत्तर श्रेणी में 2-3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। डी तो देखो सार्वंतर जो है डी तो निकालना बता दिया आपको, A2/A1 या A3/A2 कर लो, A4/A3 कर लो, किसी से भी निकाल सकते हो। डी निकालने का तरीका तो ये हो गया आपका। अब गुणोत्तर श्रेणी में अगर आपसे कहे, गुणोत्तर श्रेणी पहले बता देता हूँ, जो नॉर्मल साधारण गुणोत्तर श्रेणी बता देता हूँ, 5, 10, 20, 40। अब इनमें अनुपात देखोगे ऐसे करके ये आगे तक, इन दोनों का अनुपात देखोगे क्या आ रहा है, 1:2। इनका अनुपात भी देखोगे 1:2, इनका अनुपात देखोगे 1:2, इनमें अनुपात सेम रहेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें इसमें, लेकिन ये डी होता है ना सार्वंतर, इसको हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, ठीक है। तो आर बोलोगे इसको, तो जो आर होता है वो कैसे निकालते हैं अभी बता दिया मैंने आपको, A2/A1। तो 10 में 5 का भाग दोगे तो आपको ऐसे आर आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जो गुणोत्तर श्रेणी है इसका n पदों के योगफल की बात करें, अगर योगफल निकालना तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है आपका, Sn बराबर a कोष्ठक r⁻n-1 बटे r-1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Sn बराबर a कोष्ठक r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये हो गया आपका गुणोत्तर श्रेणी का n पदों के योगफल का फॉर्मूला। और अगर आपको nवां पद निकालना गुणोत्तर श्रेणी में तो Tn बराबर ARn-1 होता है, ठीक है। AR⁻n-1, ये हो गया nवां पद निकालने का, ये n पदों का योगफल निकालने का, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको गुणोत्तर श्रेणी में याद रखने हैं, इनसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो ये हल करना है तो मतलब ये योग है तो हमें योग निकालना है। JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें अपने को योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए पहले अपने को चाहिए क्या, देखो योग निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, Sn बराबर AR⁻n-1 अपॉन r-1, यही होता है। अब देखो इसका आप निकालोगे तो r तो हमें पता है, a भी हमें पता है, निकाल लेंगे, r भी निकाल लेंगे, लेकिन n, तो n हमें ये नहीं पता कि कितने पद हैं, अनंत पदों तक जा रहा है ये, तो अनंत पदों तक जा रहा है ये। तो अनंत पदों का देखो मैं एक अलग फॉर्मूला होता है, जैसे अनंत पदों का सीधा फॉर्मूला होता है, अगर आपको यहाँ पे लिमिट दी हुई होती तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर a⁻r⁻n-1 बटे r-1। लेकिन अनंत पदों का योगफल का एक सूत्र होता है, S अनंत बराबर, ये आपको याद रखना है, a/1 - r, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, a/1 - r। लेकिन ये r जो आपका है ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो r हमने निकाल लिया A2/A1, कितना आ रहा है 1/2, और ये 1/2 आपका 1 से छोटा ही है, तो r क्या आ रहा है यहाँ पे 1/2। तो सूत्र में रख दो, a कितना है 1 है, नीचे 1 माइनस r है 1/2, 1 में से 1/2 को उठाओगे कितना आएगा 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/1, तो आपका आंसर आ गया 2। तो ए आपका आंसर, समझ रहे हो ना इसको। ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है अनंत वाला, S अनंत बराबर a/1 - r। r आपका जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन, 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है। अब देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर में देख के ही बताना है आंसर क्या है, ठीक है। इनमें देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लेकिन 4 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या सीधी सीधी दिख रही है 3056। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 4 अंकों की संख्या छोटी है भी तो है, 356 है, 536 भी है, ये क्यों ले ली। देखो 0 अगर पहले लगा देते हो ना तो फिर ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये है 3 अंकों की संख्या। हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। 0 अगर की संख्या के पहले लगा देते हो तो वो बन जाती है 3 अंकों की संख्या। अब ये 4 अंकों की संख्या नहीं बची, 4 अंकों की संख्या है सबसे छोटी ये इससे थोड़ी बड़ी आ गई, तो क्या है 3056। ये सीधा आपका आंसर है, ठीक है। तो अपने हो गए लगभग 91 क्वेश्चन। चलो अब अगली क्लास में देखेंगे इससे आगे ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।